इसमें जो आपको समय मिलता है 3 घंटे का मिलता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। जो ये 15 मिनट है इसका प्रयोग आप लिखने के लिए भी कर सकते हैं। जो पूर्णांक रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए अब हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश ये है कि इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी जो इसमें 2 वाला है इसमें लिखाए गए प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए, यानी जो प्रश्न है उसके ठीक सामने नंबर हैं। ठीक है, तो ये आपने 2 निर्देश पढ़ लिए हैं। निर्देश आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है हमेशा से। ठीक है, क्वेश्चन जो निर्देश नंबर 4 है कि इसमें लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है और उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। आपको उनमें से कोई एक लिखना है, जो सही है वो वाला लिखना है। और 2 से 9 तक क्या है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी 1 नंबर के ही हैं वो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन भी कर रखा है कि 1 नंबर के होंगे, तो आपको 1 नंबर लायक ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से 9 तक के सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से और 15 तक यानी 10 से 15 तक के जो अंक होंगे वो 2 अंक के होंगे और 16 से लेकर 23 तक के 3 अंक के और 24 से लेकर 30 तक के, मैं साफ कर लेता हूँ, हाँ 30 तक के 4 अंक के होंगे। ठीक है, तो आपको उसी के अनुसार लिखना है। समझ रहे हैं? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है विकल्प का। इसमें है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, 1 बिलियन क्या करता है, नीले लिटमस को, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो उस बिलियन का पीएस मान संभवतः होगा। ठीक है, तो वो नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो उसका जो पीएस मान होगा वो कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, यानी जो पीएस मान होगा उसका वो 7 से कम होगा। ठीक है, तो 7 से कम तो एक ही संख्या है 4। अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएस मान कितना होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्वेश्चन 2022 में आया था। ठीक है, समझ रहे हैं? और 23 में क्या है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर आपने 2022 का पेपर अगर नहीं देखा है तो आप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एथेनाइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 वाला। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, तो आप नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप क्वेश्चन लिखिए, जैसे Q1 का क का आप क्वेश्चन लिखिए और सीधा आंसर लिखिए। जैसे इसका 4 है और इसका CH3COOH, तो आप इसको नोट भी करते जाएंगे। गौ वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या है, 3 वाला, Al2O3। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे। ओके, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके वो विज्ञान से संबंधित नहीं, किसी भी विषय से संबंधित हो, आप उसको अगर आप को नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ, या अगर बहुत ज़रूरी होगा तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे। चलो घ वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें सारे इसका जो राइट आंसर है 4th वाला, साइटोकाइनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप देख लीजिए, जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में। ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, यानी दृष्टिपटल में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 4 है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये 2022 में भी आया था। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक ओम। ठीक है, 6 वाला है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। तो चूंकि अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता क्या होगी, माइनस में ही होगी। ठीक है, अगर उत्तल लेंस होता तो प्लस में होती, तो आंसर क्या होगा, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसका जो 6 का राइट आंसर है वो है 4 - 5D। ओके, चलिए हम जॉ वाला भी देख लेते हैं, और ये विकल्प का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां है। तो इसमें है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो जो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, इसका राइट आंसर है मीथेन। ठीक है, तो आई होप कि आपने पूरे 8 विकल्प नोट कर लिए हैं।
स्टूडेंट, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट देख लिया है और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु लिखा है, ध्यान रखिए क्या लिखा है, धातु। तो धातु का नाम क्या है, मरकरी, और उसका प्रतीक क्या है, Hg। अगर यहाँ पे अधातु होता, धातु की जगह अधातु का प्रतीक होता, तो कौन सी अधातु है कि जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका क्या होगा, हाइड्रोजन का जो सूत्र है H2, क्लोरीन का Cl2, तो इसको क्या होगा, तो HCl बन जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है ये कॉमन होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2HCl, ओके, नोट भी करते रहेंगे आप। चलिए 4th वाला देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम कितने में, प्रथम और द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए। आपको सिर्फ संख्या बतानी, यहाँ पे तो मैंने काफ़ी डिटेल में लिख दिया, अगर बाय द वे ये 2 मार्क्स में आए तो इतना बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ संख्या बतानी है। तो आवर्त सारणी के पहले आवर्त में क्या है, 2 तत्व, आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, और दूसरे आवर्त में 8 तत्व, ठीक है। 1 नंबर में आएगा तो इतना लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो आप क्या लिखेंगे, आवर्त सारणी के पहले तत्व, आवर्त में 2 तत्व हैं जिनके नाम हाइड्रोजन और हीलियम हैं, ठीक है। आप उनके संकेतांक भी लिख सकते हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, कौन कौन से, लिथियम्स, बेरिलियम्स, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। तब 2 नंबर में आप पूरा के पूरे लिखेंगे, तब आपको 2 नंबर मिलेगी, ओके। तो आप पूरा नोट करेंगे, चूंकि इसमें आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा नोट करेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उच्च संगठित पादप में बहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो ये बहन तंत्र के घटक क्या हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप नोट तो पूरा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं लिखेंगे आप, जाइलम और फ्लोएम नहीं लिखेंगे, पूरा नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। यानी जो हमारे देश में जो विद्युत का उत्पादन होता है उस धारा की आवृत्ति क्या है। तो उस धारा की, जो हमारे घर में जो बिजली आती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज, यानी वो 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है। आपने उसका चित्र देखा होगा, कुछ ऐसा ऐसा था, ठीक है, ऐसा 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 था ना। तो आप अपनी कॉपी में उसका भी नोट कर सकते हैं। अगर बाय द वे 2 मार्क्स में आए तो आप फिगर भी बनाएंगे, 1 मार्क्स में है तो बस इतना ही लिखना काफ़ी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन विकल्प में भी आ सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में ये क्या है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज ऐसे करके आएगा। तो आपको उस 50 हर्ट्ज को, उस विकल्प को टिक करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 एक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। यानी जो हम ऊर्जा घर में जलाते हैं उसका मात्रक क्या है, जो बिजली का बिल आता है उसका व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा, ठीक है। के स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल और एच स्मॉल, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, इसको ऐसे ही नोट करेंगे। और सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं हम, यूनिट। हम कहते हैं कि हमारा इतने यूनिट का बिल आ रखा है, ठीक है, सामान्य की बोलचाल की भाषा में ये। और जो उसका सही नाम है वो ये, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रक्तदाब मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। यानी जब हम अपना बीपी चेक कराते हैं तो वो किसके द्वारा होता है। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमैनोमीटर। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ये विकल्प में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो ये तत्व है सिलिकॉन। 1 नंबर आए तो आप इतना ही लिखेंगे तो पर्याप्त है। लेकिन अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आप क्या पूरा लिखेंगे उसको, कि सौर सेल ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इन्हें फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। सौर सेलों को सिलिकॉन बाउल से बनाया जाता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आप इतना लिखेंगे, ओके।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, यानी 1 मार्क्स के ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक नोट कर लिए हैं या समझ लिए हैं और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। पहले तो आपको हाइड्रोजनीकरण लिखना है, तो हाइड्रोजनीकरण आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे कि हाइड्रोजनीकरण क्या है और उसका जो उपयोग है, औद्योगिक उपयोग क्या है कि वनस्पति तेलों को हम कैसे वनस्पति घी में कैसे बदलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आपको इनका IUPAC नामकरण करना है आपको। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एथेनॉल और ये प्रोपाइन। ओके, तो आप ये भी नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है। प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो पहले आप प्रत्यावर्ती क्रिया बताएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे और प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अगर ये यहाँ तक 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर में आएगा तो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगर पूरा 2 नंबर में आया तो आपको यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लगभग प्रत्येक साल आता है या हर दूसरे साल आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पहले आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे और दूसरा जो हिस्सा है इसका, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। तो पहले आप प्रकाश संश्लेषण बताएंगे। अब आपके आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो आप यहाँ से तो यहाँ तक प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, आप बेहतरीन होगा कि आप उसका समीकरण भी लिखें तो काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, आपको अगर ये 2 मार्क्स का तो 2 में से 2 मार्क्स 2/2 मिलेगी आपको। ठीक है, और उसके बाद कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, ये दोनों इसके लिए कच्ची सामग्री हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसमें 2 भाग हैं कि पहले भाग में आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष के कारण आँखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से आँखों के लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आँखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। या दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं हम कि जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, हम चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। आप नोट पूरा करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे भी और नोट पूरा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है चिपको आंदोलन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो चिपको आंदोलन क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट चमोली से शुरू हुआ था और 1972 में जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी तो तो इसको रोकने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। इसमें जो महिलाओं की भूमिका विशेष रही थी, वो क्या करती थी, जैसे जो ठेकेदार थे वो पेड़ काटने आते थे तो महिलाएं और पुरुष उन पेड़ों पे चिपक जाते थे। ठीक है, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। ठीक है, और बाद में इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का जो श्रेय है वो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रसिद्ध प्रयाणविद थे उनको मिला। ठीक है, वो इसको उनके नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, अब इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस आंदोलन में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गांव के लोग क्या करते, पेड़ से चिपक जाते थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आंदोलन में समझ में आ गया होगा और आपने ये यहाँ से और यहाँ तक नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुँच गए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हम क देख लेते हैं। जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। जब हम तनु HCl को अभिक्रियाशील धातु में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे। आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है।
तो जो आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि उसके जो आयन होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हमेशा उच्च होता है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ क्वथनांक आ रखा है, हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों तो यहाँ गलनांक भी आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो आप इनको क वाला भी नोट कर लीजिए, ख वाला भी आपने नोट कर लिया है। अगर मैं बहुत स्पीड से बढ़ जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और तब नोट करें। ठीक है, गौ वाला देख लेते हैं। कार्बन में 2 अपरूपों के नाम लिखिए। तो 2 अपरूप क्या हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, ये कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। प्रश्न है कि 2 तत्वों एक्स तथा वायु का परमाणु क्रमांक 11 तथा 17 है। तो उसके बाद क वाला प्रश्न है कि एक्स तथा वाई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। तो एक्स की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, 281 और वाई की होगी 287। ठीक है, क्योंकि इसके 11 है और इसकी 17 है। एक्स तथा वाई आवर्त श्रेणी में कहाँ स्थित होंगे, तो एक्स आवर्त श्रेणी में तीसरे आवर्त के पहले समूह में और वाई क्या होगा, आवर्त श्रेणी के तीसरे आवर्त के 7वें समूह में होगा। ठीक है, इसमें जो गौ वाला है कि एक्स तथा वाई किस प्रकार के आयन यानी धनायन या ऋणायन बनाएंगे, तो एक्स क्या होगा, ये धनात्मक होगा। ठीक है, और वाई क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। ओके, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इसका अथवा वाला है, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। तो आपको ये फिगर बनाना है वहाँ, समझ रहे हैं। CO2 को आप कैसे बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में भी नोट कर लेंगे। H2S का कैसे करेंगे, तो H2S का ऐसे करेंगे। C2H6 का कैसे करेंगे, तो उसको ऐसे करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में भी ऐसे आप संरचना बनाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। वृकाणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि लिखिए। आपको इसमें क्या करनी है, रचना भी बनानी यानी उसका फिगर भी बनाना है। आप इसको क्वेश्चन को पूरा नोट करेंगे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसके चित्र को अपनी कॉपी में बना लें। आप चित्रों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि साइंस बगैर फिगर के आप क्वेश्चन लिखते हैं तो उनका ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती है, उसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहता है। आपको प्रत्येक, चाहे उसमें पूछा गया है, अगर वो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में है, अगर फिगर पूछा गया है या नहीं पूछा गया तो आप फिर भी फिगर बनाइए। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी स्पीड भी अच्छी करेंगे। उसके बाद इसके नेफ्रॉन की क्रियाविधि लिखेंगे, जो वृकाणु हैं उनकी क्रियाविधि भी लिखेंगे। तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 है और ये भी फिगर ही है कि इसमें मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए जिसमें निम्न भागों को दर्शाइए। आपको आमाशय, यकृत और बड़ी आंत दर्शानी है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो अथवा वाला भी है, बाय द वे आपको वो नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्न भागों को यानी परागकोश, वर्तिका और अंडाशय को आपको दर्शाना है। तो आप इनको इस चित्र को बनाइए और ये मैंने जो दर्शा रखे हैं आप भी इनको दर्शाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी दाएं हाथ का नियम आ जाता है, कभी बाएं हाथ का नियम आ जाता है। यद्यपि मैंने इसमें फिगर नहीं बनाया, मैं फिगर मिस कर गया, लेकिन आप जब इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप यहाँ पे फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम तो आप यहाँ से नोट करेंगे और साथ साथ फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसका ख पार्ट देख लेते हैं। आई होप कि नहीं, पूरा विजुअल नहीं हो पा रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 विद्युत बल्ब ए तथा बी क्रमशः 60 वॉट 240 वोल्ट तथा 100 वॉट और 240 वोल्ट अंकित है। तो गणना करके बताइए कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको आई होप कि पूरा आंसर विजुअल हो रहा होगा। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि जो 60 वॉट का बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आप फॉर्मूले नोट कर लें, बाकी तो क्या है, फॉर्मूले नोट कर लें, उसके बाद फॉर्मूले में उसको रखना है। ठीक है, और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि दिए गए परिपथ आरेख की गणना कीजिए। ये जो परिपथ है इसकी आरेख की आपको गणना करनी है। आप जरा ध्यान से रखेंगे, ये है एक, यहाँ पे 8 ओम है, 12 वोल्ट है, ठीक है। तो ये भी आप नोट करेंगे। इसमें 2 प्रश्न है। क में है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। क में आपको पहले परिपथ का प्रतिरोध निकालना है। ख में क्या है, परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा। इसमें कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर आप क वाला खंड नोट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रतिरोध हैं वो 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम है, ठीक है। तो आप उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो लास्ट में 2 ओम आएगा। फिर 8 ओम उसमें एक्स्ट्रा है, तो यानी टोटल जो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, यहाँ देख सकते हैं ये है ना, ये जो 8 हमने अलग से जोड़ा तो वो ये है, ठीक है। पहले इनको निकालेंगे 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम, तो आप उसको फॉर्मूला में रखेंगे और लास्ट में उसमें 8 ओम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध था वो 10 ओम था। उसके बाद इसका ख खंड देखिए, तो इसमें जो बैटरी का विभवांतर है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। और उसका प्रतिरोध क्या है, टोटल प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसको फॉर्मूला में रखेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपने समझ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है। जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, पहले आपको उसका अर्थ बताना है, उसका अभिप्राय बताना है। स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है। तो पहले आपको स्पेक्ट्रम समझाना है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। आपने प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल क्या होगा तो आपने वहाँ देखा होगा। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 नंबर में आएगा तो यहाँ तक लिखना है आपको। अब इसमें दूसरा खंड है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन अधिक और किसका कम होता है। तो आप इसका दूसरा भाग भी लिखेंगे। तो दूसरा भाग थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा कि लाल रंग की जो किरण होती है उसके किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की किरणों का विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच में होता है। इसका तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने विद्यालय में या आपके पास खुद का प्रिज्म है तो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया है तो आप कमेंट सेक्शन में यस बताएंगे, ठीक है। आप प्रिज्म लिखेंगे, ठीक है। आप प्रिज्म लिखिए और यस करके लिखिए तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने प्रिज्म वाला आपने प्रैक्टिकल कर रखा है। चलिए ख खंड देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं, यानी हम कितनी नज़दीक का देख सकते हैं और कितने दूर का देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो दूरी का बिंदु है वो अनंत तक है, यानी इस प्रकार से जो सामान्य नेत्र हैं वो 25 सेंटीमीटर से लेकर और अनंत दूरी तक साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को बड़ी ध्यान से पढ़िए आप, ये विकल्प में भी आ सकते हैं क्योंकि आपको 8 तो विकल्प आने ही आने हैं, तो ये विकल्प में आ सकते हैं। जैसे उसमें लिख रखा होगा कि सामान्य नेत्र की सामान्य दृष्टि की दूरी बिंदु कितना है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 मीटर, 2 मीटर अनंत लिखा हो, या निकटवर्ती नेत्र की कितनी दूरी है, जो निकट बिंदु है वो कितना है, तो उसमें 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो आपको 25 वाला अपनी कॉपी में नोट कर देना अगर ये विकल्प में आए तो, ठीक है। तो आप हर तरह से क्वेश्चनों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें बताया कि परितंत्र से आप क्या समझते हैं। तो परितंत्र से आप ये समझते हैं जो इकोसिस्टम है वो किससे समझते हैं आप, और परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है। तो पहले आप परितंत्र बताएंगे, इसमें ये बताएंगे कि परितंत्र जो शब्द है उसकी रचना सबसे पहले किसने की, और यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद इसके अपघटक बताएंगे, ये डिकम्पोजर भी बताएंगे। तो यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो गया। आपको इस क्वेश्चन में 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप अगर
क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंच गए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, और आई होप कि आप सारे क्वेश्चनों को नोट करते जा रहे होंगे। चलिए इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। अगर बोर्ड में आपको पहला वाला क्वेश्चन ना आए तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप चूंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है कि पोषी स्तर क्या है। तो आपको पहले पोषी स्तर बताना है कि किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर क्या हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और लास्ट में अपघटक। ठीक है, और उसके बाद इसका जो दूसरा खंड है कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न स्तर बताइए। ठीक है, आपको एक आहार श्रृंखला तो आप ये बता सकते हैं कि घास, कीट, मेंढक, सांप और बाज। ठीक है, तो ये श्रृंखला हो गई है। ठीक है, अब इसका तीसरा स्तर आपको बताना है, तीसरा खंड बताना है। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि प्रथम पोषी स्तर क्या है? घास है, यह उत्पादक कहलाती है। यह प्रकाश या सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित करती है। द्वितीय पोषी स्तर क्या है? कीट है, यह प्रथम शाकाहारी उपभोक्ता है, यह अपना भोजन घास से प्राप्त करता है। तृतीय पोषी स्तर क्या है? मेंढक है, यह मांसाहारी उपभोक्ता है, यह अपना भोजन कीट से प्राप्त करता है। चतुर्थ क्या है? सांप है, यह तृतीय मांसाहारी उपभोक्ता है, यानी ये इसको खाता है और ये इसको खाता है और ये इसको खाता है। ठीक है, यह अपना भोजन मेंढक से प्राप्त करता है। और पंचम पोषी स्तर क्या है? यह सर्वोच्च मांसाहारी है और यह अपना भोजन सांप से प्राप्त करता है। यानी बाज किसको खाएगा? बाज खाएगा सांप को, सांप खाएगा मेंढक को, मेंढक खाएगा कीट को और कीट खाएगा घास को। और लास्ट में जब बाज मर जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और फिर वो उससे घास उग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोषी स्तर बनते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या होता है जब? आपको सिर्फ इनका क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण लिखना है। तो क वाला है जिंक की क्रिया सोडियम ऑक्साइड से की जाती है, तो आप इसको लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या होगा, कि सोडियम जिंक बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ख वाला है कि रक्त तप्त लोह पर भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तो आप पहले समीकरण लिखेंगे और फिर ये भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने दोनों नोट कर लिए हैं। अगर कभी स्पीड बहुत तेज हो जा रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। गौ वाला है एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया की जाती तो क्या होता है? तो आप इस समीकरण को लिख लीजिए। जिप्सम को 370 केल्विन तक, यहाँ पे के लिखना भूल गया हूँ, केल्विन तक गर्म किया जाता तो क्या होता है? ठीक है, तो ये आप पूरा समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, कि 373 केल्विन पे गर्म करके क्या होगा। ठीक है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने सारा लिख दिया। अगर आपको ये बोर्ड में ये ना आए तो आप इसका अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं? तो 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। ठीक है, आप नोट करते रहें। ख वाला है एक तत्व M आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। तो अगर वो तीसरे समूह में है तो उसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? M2O3 होगा। ठीक है, गौ वाला देख लीजिए। गौ वाला है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? पहले आपको उदासीनी अभिक्रिया बतानी है और फिर उसका उदाहरण भी देना है। तो ये अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तब आप ये समीकरण भी लिख लेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल रह जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो पहले आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बतानी है और निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। ठीक है, तो पहले आप रेडॉक्स बताइए। ठीक है, और उसके बाद उसमें कौन से अपचयित हैं और कौन से उपचयित हैं। ठीक है, तो HCl इसमें क्या है? उपचयित है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए इसका ख देख लेते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो पहले आप समजातीय श्रेणी बताएंगे और फिर इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, इसका उदाहरण भी बताएंगे। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो ये समजातीय श्रेणी होगी और फिर आप इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है का क है कि मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो ये ऐसी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। ठीक है, जो
एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 का ख लिख लेते हैं। ख में क्या है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। डॉक्टर बार बार कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, तो क्यों खाना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए, और सलाह क्यों देते हैं तो आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका हम गौखंड देख लेते हैं कि आप उसमें ये बता सकते हैं कि आयोडीन नहीं खाने से कौन कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन में क्या क्या मिलता है, उसको नहीं खाने से क्या क्या हो सकता है। गौखंड है, इसमें समजात तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो समजात अंग कौन कौन से हैं, ये हैं, और समरूप अंग कौन कौन से हैं, ये हैं। अब आई होप कि आपको पूरा आंसर विजुअल हो रहा है, आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका गौखंड देख लेते हैं। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्पों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, पहले आप इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, कि जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में कोई एक जननांग उपस्थित है तो पुष्प एक लिंगी है। अगर यानी उसमें अगर पुंकेसरी है, स्त्रीकेसरी है, तो वो क्या है, एक लिंगी है। तो इसका उदाहरण क्या है, पपीता या तरबूज। और जब जो पुष्प है, फूल है, उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हों तो तब उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो जैसे गुड़हल या सरसों है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि इसमें आपको बताना है कि पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो आप पहले पुनर्जनन बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद मुकुलन बताएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे और आप उनका एग्जाम्पल भी देंगे, उदाहरण भी देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये आपका 27 का क हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी ये देंगे, मुकुलन का उदाहरण भी आप देंगे कि हाइड्रा और यीस्ट ये बताएंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम ख देख लेते हैं कि परागण तथा निषेचन में आपको अंतर बताना है कि परागण क्या है और निषेचन क्या है। तो मैंने ये टेबल बना रखी है, आप पहले पूरा तो नहीं दिख पा रहा है, 1 से लेकर और 5 तक के पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप 6 वाला पॉइंट भी लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, ये स्क्रीनशॉट रखिए और फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया है। अब अगर बाय द वे ये नहीं आता तो आप इसका अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा में क्या है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए। आपको ये फिगर बनाना है और उसके बाद इसके कार्यों का वर्णन भी कीजिए। तो सबसे पहले आप फिगर आप देख लेंगे। ठीक है, आपने फिगर देख लीजिए। ठीक है, और पहले यहाँ तक लिखिए कि आप न्यूरॉन क्या होती है, ये फिर उसके बारे में आप फिगर बनाएंगे और फिर उसके कार्य भी आप लिखेंगे। आई होप कि आपको सारा विजुअल हो रहा है। ठीक है, आपने उसके कार्य भी नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके कार्यों को भी नोट कर लीजिए। चलिए ख वाला देख लेते हैं। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कि जब XY मिलता है तो नर होता है, XX मिलते हैं तो मादा होती है। तो आप पहले इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर इसका मैंने एक डायग्राम बना रखा, आप इसको भी बनाएंगे तो आपके नंबर इस क्वेश्चन में 100% आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपको इसका आरेख बनाना है। आरेख बनाना है, उसमें नाम भी लिखना है, इसका सिद्धांत भी आपको लिखना है और कार्यविधि भी आपको समझानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र बनाना है और उससे पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि विद्युत जनित्र है क्या। तो विद्युत जनित्र क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप पहले इतना लिख लेंगे और फिर उसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर आपकी स्क्रीन पे विजुअल है, आप इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा। उसमें जो आपको नामांकित लिखना है तो आप इनके नाम भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसका सिद्धांत लिखना है। आप सिद्धांत यहाँ तक नोट करिए और उसके बाद आपको कार्यविधि भी लिखनी है। कार्यविधि पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ तक नोट करेंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का हम क देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि 5 सेमी लंबी यानी 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है।
इसके प्रतिबिंब की स्थिति आपको क्या करना है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या है दिया है कि u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप पहले इसको यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो फॉर्मूला आप रखेंगे और उसके बाद उसमें जो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, उनको आप रखेंगे तो आपका ये 60 सेंटीमीटर निकल आएगा। उसके बाद आप बता पाएंगे कि उसकी जो स्थिति है प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत और लेंस से 60 मीटर दूरी पर बनेगा। उसके बाद आप उसकी प्रकृति निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर आपका उसका प्रतिबिंब का आकार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम ख देख लेते हैं कि सूर्योदय के समय रक्तचाप क्यों प्रतीत होता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे कि तब आपको पता लग जाएगा कि रक्तचाप क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं हम। अथवा में क है कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु को निम्नांकित या निम्नलिखित स्थितियों में रखने पर प्रतिबिंब बनने के लिए केवल एक किरण आरेख बनाइए। आपको सिर्फ किरण आरेख बनाना है। ठीक है, एक किरण आरेख बनाना है। आपको क्वेश्चन क्या है, पहला वाला है कि लेंस की फोकस F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो कैसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, ऐसा ये फिगर बनेगा। आप अपनी कॉपी में भी बना लीजिए। इसका सेकंड वाला है कि जब लेंस क्या है, लेंस के F व 2F के बीच हो तो तब ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी कॉपी में बना लें। चलिए इसका खंड देख लीजिए। प्रकाश वायु से 1.50 अपर्धनांक के कांच में प्रवेश करता है। ठीक है, वायु से इसमें प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश वायु के प्रकाश की चाल, कांच में जो वायु प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 × 100 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन थोड़े से मिस प्रिंट हो गया है तो मैं ये कमेंट सेक्शन में भी दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ इस क्वेश्चन को कंप्लीट सही लिख के कमेंट सेक्शन में दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर लें। जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही होगा, तो आप वहाँ भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 30 का क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का क है वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है। तो पहले आप ओजोन परत के बारे में बताएंगे और फिर उसके महत्व के बारे में बताएंगे। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन कौन से पदार्थ उत्तरदायी हैं। तो मैंने बताया पहले आप क्या करेंगे, ओजोन के बारे में बताएंगे कि ओजोन क्या है। ठीक है, समझ लें, और उसके बाद इसका महत्व बताएंगे आप कि ओजोन का महत्व क्या है, और फिर तब तीसरा आप बताएंगे ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या क्या हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और लास्ट तक आप नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ख देख लेते हैं और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन है कि मानव मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे 3R या 5R का मेंशन कर सकते हैं। हमने 3R का मेंशन कर रखा है। तो आप पहले इसमें लिखेंगे कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग। तो पहले ये लिखेंगे और फिर इनके बारे में भी आप नोट कर लेंगे। आप पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने सारे प्रश्न नोट किए होंगे। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप अंत तक पहुंच गए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। आप अवश्य 100% मार्क्स अचीव करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।